हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सम्मन्स के बारे में सीखेंगे जो कि ऑर्डर 5 के अंदर दिया गया सीपीसी के और सेक्शन 27 टू 29 के अंदर इसकी बात की गई है। इसके अलावा जो डिटेल में ऑर्डर 5 है भाई, रूल बाय रूल जो पढ़ना है वो हमने एक अलग से वीडियो में समझा हुआ है, जहां पे हमने बेरेक के प्रोविजंस रूल बाय रूल सेक्शन बाय सेक्शन समझे हुए। यहाँ पे हम एक ओवरव्यू की तरह समझेंगे कि ऑर्डर 5 और सेक्शन 27 टू 29 के अंदर क्या दिया गया। देखिए, सबसे पहले जो सम्मन है, सम्मन का क्या मतलब होता है, सीपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया कि सम्मन क्या होता है। सीपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया। तो सम्मन का मतलब क्या है? सम्मन का मतलब बेसिकली अगर आप देखें तो जब कोई व्यक्ति कोर्ट में आता है, जब कोई व्यक्ति कोर्ट में आकर अपनी प्लेंट फाइल करता है कि भाई मुझे इस व्यक्ति से दिक्कत है। अब उस व्यक्ति से दिक्कत है, उसको पता तो चलेगी उसको मेरे को उससे दिक्कत है। तो सम्मन का मतलब एक टेक्निकल वर्ड रख दिया गया कि उसकी नॉलेज में पहुंचाना कि भाई मैं तेरे खिलाफ कोर्ट में आया हुआ हूं और मैंने ये प्लेंट कोर्ट में फाइल किया है, जिसको हम नेचुरल जस्टिस भी बोलते हैं कि भाई अगर किसी के खिलाफ आप कुछ कर रहे हो तो दोनों साइड को सुन तो लो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, कि भाई कोई भी चीज करने से पहले बोथ साइड शुड बी हर्ड, कि दोनों साइड को सुना जाएगा। बिना ये नहीं कि सिर्फ एक तरफा बात सुनी गई और डिसीजन दे दिया गया। वो डिसीजन अगर इस तरीके से दिया जाता है तो दूसरे व्यक्ति पे बाइंडिंग नहीं होगा। ये एक बेसिक सी चीज है। उसी की वजह से सम्मन्स के प्रोविजंस को ऐड किया गया, जो कि एक टेक्निकल वर्ड है दूसरे को नॉलेज देने के लिए, दूसरे के नोटिस में लेके आना कि भाई तेरे खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, उसी को हम सम्मन बोलते हैं। सम्मन सीपीसी में तो समझाया नहीं गया क्या होता है, तो उसकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर एक डेफिनेशन दी गई है, जिसका मतलब क्या है कि इट इज अ डॉक्यूमेंट। ये क्या है? डॉक्यूमेंट है भाई। डॉक्यूमेंट जाएगा एक, जो कि ऑफिस ऑफ द कोर्ट से इश्यू होगा, मतलब कि कोर्ट इसको इश्यू करेगा। ये नहीं कि कोई भी वो भेज देगा या प्लेंटिफ खुद भेज देगा। ऑफिस ऑफ द कोर्ट इश्यू करेगा, कॉलिंग अपॉन द पर्सन, उसको बुलाएगा, भाई आजा। कॉलिंग अपॉन द पर्सन टू whom it is directed to attend before a judge or an officer of court for a certain purpose, कि भाई ये पर्पस है, तेरे खिलाफ ये प्रोसीडिंग है, इस दिन इस जगह पे आ जा। और उसमें ये भी बताएगा कि होना क्या है। सम्मन के अंदर सारी चीजें आएंगी। अब सम्मन के अंदर ये लिखा जाएगा कौन सा कोर्ट भेज रहा है, किस केस के अंदर भेज रहा है, कोर्ट की सील लगाई जाएगी, कोर्ट जो जज भेज रहा है या फिर जो ऑफिसर ऑथराइज किया गया उसको साइन करके भेजेगा। उसके अंदर लिखा जाएगा किस डेट पे आपको आना है, किस टाइम पे आपको आना है, उसके अंदर क्या होगा। उसके अलावा जो सम्मन भेजा जाएगा उसके साथ प्लेंट भी भेजी जाएगी, ताकि उसको पता चले कि क्या क्या चीजें हैं। और ये नहीं कि कल ही बुला दिया जाएगा उसको, आज सम्मन भेजा गया कल ही बुला लिया जाएगा, उसको एक सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। और जिस दिन सम्मन उसको सर्व होगा उसके विद इन 30 डेज उसको अपना रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब कि अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा। यही होता है सम्मन के अंदर। इसी के ऊपर जो है प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल जस्टिस के ऊपर है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम पे डिपेंड करता है, जो हमने समझ लिया। अब देखिए एसेंशियल्स ऑफ सम्मन्स क्या है, जो रूल 1 और 2 के अंदर दिए गए हैं कि क्या क्या बातें सम्मन्स के अंदर आनी चाहिए। सबसे पहले ये तो साइन बाय जज होना चाहिए या फिर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय कोर्ट होना चाहिए। अगर वो साइन नहीं है तो वो जो सम्मन है वो सही माना नहीं जाएगा, डिफेक्टिव सम्मन माना जाएगा। उसके अलावा सील ऑफ द कोर्ट लगी होनी चाहिए, मतलब कि स्टैंप लगी होगी कोर्ट की कि इस कोर्ट के द्वारा ये भेजा गया है। और अकम्पेन्ड बाय प्लेंट, की साथ में प्लेंट की कॉपी भेजी जाएगी जो कि प्लेंटिफ ने कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट फाइल की है। अब देखिए जो ऑर्डर 5 है, जो ऑर्डर 5 है वो किस बारे में बात कर रहा है? डिफेंडेंट को सम्मन भेजने के बारे में बात कर रहा है कि डिफेंडेंट को पता चले कि तेरे अगेंस्ट प्लेंट है। और वहीं अब अगर आपको किसी विटनेस को लेके आना है कोर्ट में तो उसको भी सम्मन भेजो, क्योंकि कोर्ट में किसी को भी बुलाते हैं तो सम्मन के थ्रू ही बुलाते हैं। तो अगर विटनेस को आपको कोर्ट में बुलाना है तो उसके लिए ऑर्डर 16 का यूज होगा, ठीक है। अब जब ऑर्डर 5 के अंदर उसको डिफेंडेंट को भेजा जाएगा तो उसके विद इन 30 डेज उसको अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होगी, जो बात मैंने आपको पहले भी बताई। अब सम्मन कब नेसेसरी नहीं होता कि भाई अगर सम्मन नहीं भी भेजेंगे तब भी चलेगा? जब प्लेंट फाइल की गई और उस वक्त डिफेंडेंट कोर्ट में प्रेजेंट था और वो एडमिट कर लेता है इस बात को, तो फिर सम्मन भेजे जाने की जरूरत नहीं है। नॉट नेसेसरी डिफेंडेंट प्रेजेंट एट प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट एंड एडमिट्स प्लेंटिव क्लेम, तो फिर उसको सम्मन भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी नॉलेज में आ गया। सम्मन का पर्पस क्या था? उसकी नॉलेज के अंदर लेके आना। और ये जो सम्मन भेजा जाता है इसका फॉर्म कौन सा होता है? जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ अपेंडिक्स बी के अंदर दिया गया है, उसके हिसाब से, उसी के फॉर्मेट के हिसाब से इसको भेजा जाता है। उसके बाद रूल 3 जो है वो
अपीयरेंस इन पर्सन की बात करता है कि जो पर्सन, जो डिफेंडेंट है, उसको पर्सनली कोर्ट के अंदर अपीयर होना होगा। वो अब पर्सनली इन पर्सन अपीयर हो सकता है, खुद आके कोर्ट में खड़ा हो जाए, या फिर किसी प्लीडर को प्रेजेंट कर सकता है जो कि ऑथराइज होगा सभी क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसके बिहाफ पे, या फिर प्लीडर प्लस सम पर्सन हु इज एबल टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। की प्लीडर के साथ साथ एक व्यक्ति और ऑथराइज कर दिया जाएगा जो कि उसके बिहाफ पे सभी जवाबों के सवालों के जवाब देने योग्य हो। तो इन तीनों व्यक्तियों को अपीयर किया जा सकता है कोर्ट के अंदर उस व्यक्ति के बिहाफ पे, या तो खुद आ जाए, प्लीडर के साथ कोई एक व्यक्ति आ जाए उसके बिहाफ पे। और इसकी एग्जामिशन है कि कब इन पर्सन अपीयर होने की जरूरत नहीं है, जो कि सेक्शन 132, 133 और रूल 4 के अंदर बताई गई है। या तो वो पर्सन एग्जाम हो सीपीसी के अंदर, जैसे कि कुछ व्यक्ति को एग्जाम कर रखा है कि उनको अपीयर होने की जरूरत नहीं होती, या तो वो एग्जाम्प्ट पर्सन हो, या फिर वो ऐसा व्यक्ति हो, ऐसी वुमेन हो जो कि पब्लिक अपीयरेंसेस ना देती हो, क्योंकि कुछ वुमेन्स ऐसी होती है सोसाइटी में जिनकी पब्लिक अपीयरेंसेस मना होती है, तो वो पब्लिक के अंदर अपीयर नहीं होती, तो उसके लिए फिर उनको इन पर्सन अपीयर होना जरूरी नहीं है। नोट इन लोकल लिमिट्स, या तो वो व्यक्ति लोकल लिमिट्स में रहेगा तो उसको आना पड़ेगा। और मान लीजिए वो लोकल लिमिट्स में नहीं रहता, लेकिन वो व्यक्ति लोकल लिमिट्स में नहीं रहता लेकिन वो कोर्ट के विद इन 50 माइल्स में रहता है, जो लोकल लिमिट्स है कोर्ट की उसकी विद इन 50 माइल्स में रहता है, तो भी उसको आना पड़ेगा कोर्ट में। या फिर वो विद इन 200 माइल्स रहता है, मतलब 50 माइल से और आगे 150 माइल के अंदर रहता है, और वहां से कोई पब्लिक कन्वेंस है, तब भी उसको कोर्ट में इन पर्सन आना पड़ेगा। इसके अलावा इससे ज्यादा दूर वो रहता है तो फिर उसको इन पर्सन आने की जरूरत नहीं है, उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो इन 3 लोगों को कोर्ट में पर्सनली अपीयर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब एक तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई प्लेंट आती है उसके बाद सम्मन भेजने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जिससे बहुत ज्यादा डिले आता है। तो इसी के लिए बहुत सारे मेथड्स ऐड किए गए जिन्होंने भी हमारा सीपीसी बनाया कि भाई इस तरीके से भी सम्मन सर्व करे जा सके। अब देखिए जो रूल 5 to 8 है वो बात करता है कंटेंट ऑफ सम्मन्स की, कि भाई क्या क्या कंटेंट्स होंगे उसके अंदर। तो एक तो उसके अंदर डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन दी जाएगी जिसके अंदर एक डेट फिक्स की जाएगी कि इस दिन पे आपको आना है, और साथ ही साथ उसके अंदर क्या मेंशन किया जाएगा कि किस लिए आना है आपको, कि कोर्ट में किस लिए बुलाया जा रहा है, ये जो सूट चल रहा है इसमें क्या रोल है आपका। आपको उस दिन सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए बुलाया जा रहा है कि इश्यूज सेटल किए जाएंगे, या फिर आपको फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ सूट के लिए बुलाया जा रहा है। अगर फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ सूट के लिए बुलाया जा रहा है तो आप एक काम करना, अपने साथ अपने विटनेस भी लेके आना, ताकि आप अपनी चीज तभी के तभी प्रूव कर सको। तो ये 2 पर्पसेस होते हैं जिसके लिए सम्मन सर्व होता है। साथ में जब भी सम्मन दिया जाता है तो उसको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है कि भाई अगर आप कोर्ट आ रहे हो तो उसको कुछ टाइम तो दो, वो अपना आंसर सोचे, उसको अपनी चीजें इकट्ठी करे। तो एक जब भी सम्मन सर्व होगा उसके अंदर सफिशिएंट टाइम उसको दिया जाएगा। ठीक है। प्रोसीजर ऑल प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट पोजीशन, और उस सम्मन के ऊपर ये डायरेक्शन दी जा सकती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पोजीशन के अंदर है, सूट से रिलेटेड जो भी जरूरी है प्रूफ करने के लिए, आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी साथ में अपने लेके आना। तो इस तरीके से सम्मन सर्व हो सकते हैं। अब रूल 9 to 30 जो है ये सारे बात करते हैं मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन की, किस किस तरीके से आप सम्मन को सर्व कर सकते हो, डिफेंडेंट तक पहुंचा सकते हो। तो ये सारी बातें रूल 9 to 30 के अंदर दी गई हैं। तो अगर आप इनको देखोगे तो इसके अंदर 5 तरीके हैं जिस तरीके से आप उन सम्मन्स को सर्व कर सकते हो डिफेंडेंट को या उसके किसी एजेंट को। सबसे पहला तरीका जो रूल 10 to 16 और 18 के अंदर दिया गया है, पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस की। आप पर्सनली जाके जो डिफेंडेंट है उसको सर्विस कर दी जाए। इसके अंदर अगर हम देखें जो पर्सनल या डायरेक्ट सर्विस है, इसके अंदर क्या बताया गया है, हियर द फॉलोइंग प्रिंसिपल मस्ट बी रिमेंबर। अब देखिए आपको किन किन बातों को इसके अंदर याद रखना है जब आप पर्सनल या डायरेक्ट सर्विस करेंगे। तो वेरेवर इट इज प्रैक्टिकेबल द सम्मन्स मस्ट बी सर्व टू द डिफेंडेंट इन पर्सन और हिज ऑथराइज्ड एजेंट, कि आप उसको इन पर्सन सर्व करोगे या फिर उसके एजेंट को सर्व करोगे अगर ये प्रैक्टिकेबल है तो, अगर पॉसिबल है तो। Where the defendant is absent from his residence, कि वो अपने रेजिडेंस से एब्सेंट है, वो है नहीं वहां पे at the time of service of someone and there is no likelihood of being found at his residence within a reasonable time and he has no authorized agent, the summon may be served on any adult male or female member of the dependent families residing with him। भाई उसके घर में जो उसके साथ रह रहे हैं जो भी सबसे बड़ा मेंबर है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको वो सम्मन सर्व कर दिए जाएंगे। तो मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को भी वो सम्मन सर्व हो गए हैं।
अ सर्वेंट हाउएवर कैन नॉट बी सेड टू बी फैमिली मेंबर, लेकिन अगर कोई सर्वेंट है तो सर्वेंट को हम फैमिली मेंबर नहीं बोलेंगे, सर्वेंट को वो सम्मन सर्व नहीं किए जा सकते। In a suit relating to any business or work against a person not residing within the territorial jurisdiction of the court issuing the summons, it may be served to the manager or agent carrying on such business or work। अब कोई वर्क वगैरह है जो उसकी टेरिटरी में नहीं रह रहा, वो व्यक्ति जो कर रहा है, तो उसका जो मैनेजर या इस तरीके का एम्प्लॉय जो रह रहा है उसको वो सम्मन सर्व किए जा सकते हैं। In a suit for immovable property, if the service of summons cannot be made on the defendant personally and the defendant has no authorized agent, the service may be made on any agent of the defendant in charge of the property। कि ना तो वो डिफेंडेंट मिल रहा है ना उसको कोई एजेंट मिल रहा है, और वो सूट किससे रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो जो भी इंचार्ज है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जो कि एक तरीके से उसका एजेंट ही हो गया डिफेंडेंट का, उसको भी वो सम्मन सर्व किए जा सकते हैं। Where there are two more defendants, service of summons should be made to each defendant। अगर 2, 3, 4, 2 से ज्यादा डिफेंडेंट, एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो सभी डिफेंडेंट को पर्सनली वो सम्मन सर्व किए जाएंगे। In all the above cases, service of summons would be made by delivering or tendering a copy thereof, where the serving officer delivers the tender or copy summons to defendant personally to his agent। ठीक है, फिर आते हैं सर्विस बाय कोर्ट। दूसरा तरीका क्या होता है, रूल 9 के अंदर जो दिया गया सर्विस बाय कोर्ट। कोर्ट जो है वो सम्मन सर्व करता है किसको, डिफेंडेंट को या उसके एजेंट को। Summons to defendant residing within the jurisdiction of the court shall be served through the court officer or approved courier services। तो अगर वो विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट रह रहा है डिफेंडेंट, तो कोर्ट उसको सम्मन सर्व करेगा अपने किसी जो भी ऑफिसर है उसके थ्रू, उस डिफेंडेंट को या फिर उसके एजेंट को। ठीक है, वो किसी भी तरीके से कर सकता है, जो भी कोरियर सर्विसेज ऑथराइज कर रखी हैं, फैक्स करके, ईमेल करके, सारे तरीके हैं। फिर सर्विस बाय प्लेंटिफ, जो कि रूल 9 है जो बाद में ऐड हुआ। अब सर्विस बाय प्लेंटिफ में क्या है कि भाई प्लेंटिफ भी खुद जाके पर्सनली जाके वो सम्मन सर्व करवा सकता है उस डिफेंडेंट को, भी प्लेंटिफ को पता है वो डिफेंडेंट कहां मिलेगा या कौन है वो डिफेंडेंट, तो प्लेंटिफ भी जा सकता है उस प्लेंट को और सम्मन को सर्व करने के लिए। द कोर्ट में ऑल्सो परमिट सर्विस ऑफ सम्मन बाय द प्लेंटिफ इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ सम्मन बाय द कोर्ट। की कोर्ट के सम्मन तो होंगे ही होंगे, साथ में प्लेंटिफ भी पर्सनली सर्व कर सकता है, जिसको हम दस्ती ऑर्डर भी बोलते हैं। अब आती है सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस मतलब कि जो ऑर्डिनरी तरीके से नहीं हुआ, ये जो ऑर्डिनरी तरीके हैं इसको आप फॉलो करके सम्मन्स को सर्व नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके लिए सब्स्टिट्यूटेड तरीका निकाला गया, जो कि रूल 17, 19 और 20 जिसके बारे में बात करता है। यहाँ पे 2 तरीके आते हैं। अगर मान लीजिए डिफेंडेंट या उसका एजेंट उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर जो कि व्यक्ति लेके गया सम्मन को सर्व करने के लिए, उस पर साइन करने से मना कर देता है, या डिफेंडेंट कांट बी फाउंड विदाउट ड्यू डिलिजेंस, या फिर जो डिफेंडेंट है वो ड्यू डिलिजेंस बहुत कोशिश कर ली तब भी वो मिल नहीं रहा, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, कि वो जो भी सम्मन है उसको अफिक्स कर देंगे। क्या बोलता है, कैन नॉट बी फाइंड द डिफेंडेंट हु इज एब्सेंट फ्रॉम हिज रेजिडेंट एट द टाइम ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन एंड देयर इज नो लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग फाउंड एट द रेजिडेंट विद इन द रीजनेबल टाइम एंड देयर इज नो ऑथराइज्ड एजेंट नॉर एनी पर्सन ऑन द होम सर्विस कैन बी मेड। द सर्विस ऑफ सम्मन्स कैन बी मेड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी ऑन द outdoor or some other conspicuous part of the house in which the defendant ordinarily relies or carries business or personally work for the gain। भी जहां पे भी वो काम कर रहा है, जहां पे भी रह रहा है, उसके बाहर हम उसकी कॉपी लगा देंगे, मतलब जो भी सर्व करने जाएगा, और जो ओरिजिनल सम्मन होगा वो वापस कोर्ट में आ जाएगा, उसके ऊपर डिटेल लिख के कि हमने इस तरीके से उसको सर्व कर दिया, और आइडेंटिफिकेशन ले ली जाएगी, भाई आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने आइडेंटिफाई किया है कि हाँ यही घर जो है उसका घर है, इस तरीके से हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि वो लेके जा रहा है उसके पास और वहां पे डिफेंडेंट प्रेजेंट है, डिफेंडेंट जानबूझ के अवॉइड कर रहा है उन सम्मन्स को सर्व होने से। अगर वो इस तरीके की चीज कर रहा है तो वहां पे 2 तरीके आ जाते हैं, या तो वही कि अफिक्स कर दे, तो अफिक्स कहां पे करेगा उन सम्मन्स को, या तो कोर्ट के बाहर करेगा या फिर उसके घर के बाहर करेगा, दोनों जगह पे करेगा, कोर्ट के बाहर और हाउस पे किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे जहां पे भी वो सबको दिखे उस जगह पे उसको सर्व कर देगा, या फिर कोर्ट को अगर कोई और तरीका ठीक लगता है तो उस तरीके से भी वो जो सम्मन्स है वो सर्व हो सकते हैं। और एक तरीका आता है सर्विस बाय पोस्ट, की पोस्ट के थ्रू उसको भेज दिया जाए। अब पोस्ट पे लिख के आता है कि नोट फाउंड या इस तरीके की चीज आती है, वो व्यक्ति लेने से रिफ्यूज कर रहा है, तो भी मान लिया जाएगा कि वो जो सम्मन्स है उसको सर्व हो गए और आगे जो प्रोसीडिंग है फिर वो चलेगी। ठीक है, उसके बाद रूल 21 टू रूल 30 जो होते हैं वो सर्विस इन स्पेशल केस के बारे में बात करता है, वो भी हम देखते हैं। इसके अलावा अगर वो रिफ्यूज कर देता है सम्मन्स को लेने से, तो वही बात आ जाएगी कि मान लिया जाएगा कि उसको सम्मन सर्व हो गए हैं। और क्या क्या ऑब्जेक्शन लिए जा सकते हैं सम्मन के अंदर, कि
अगर मतलब कि जो भी ऑब्जेक्शंस लिए जा सकते हैं कि मेरे को सम्मन्स इस तरीके से नहीं मिले या जो भी था, तो वो जो उसके ऑब्जेक्शंस है उसको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेने हैं। जब भी उसको पहला मौका कोर्ट में मिलता है सबसे पहले वो यही बात रखेगा कि मुझे इस वजह से नहीं मिले। अगर वो ऑब्जेक्शंस नहीं लेता तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने उन ऑब्जेक्शंस को वेव कर दिया, उसने उन ऑब्जेक्शंस को छोड़ दिया। अब अगर उसने छोड़ दिया तो जो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स होनी थी फिर वो होंगी, क्योंकि उसने अपने ऑब्जेक्शन को लिया नहीं। अब यहाँ पे नॉन सर्विस और प्रोसीजरल इरेगुलरिटी में डिफरेंस होता है। अगर नॉन सर्विस होती है तो जो भी कॉन्सिक्वेंशियल एक्शंस किए गए उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट वो सभी क्या होंगे, बैड इन लॉ होंगे, उनको मान लिया जाएगा कि वो लॉ के अंदर बैड है। लेकिन अगर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है कोई, तो उस व्यक्ति को ये शो करना पड़ेगा कि उस प्रोसीजरल इरेगुलरिटी की वजह से उसको कोई सब्सटेंशियल प्रिजुडाइज हुआ है और उसके अगेंस्ट वो सही से काम नहीं हो पाया, तभी माना जाएगा कि वो बैड इन लॉ है, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। अब आती है बात सर्विस इन स्पेशल केस की बात आती है। तो सर्विस इन स्पेशल केस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे कई बातें आती हैं, जैसे कि वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, कि भाई अब जो डिफेंडेंट है वो क्या कर रहा है, किसी और कोर्ट की जुरिडिक्शन में रह रहा है, जो ये वाला कोर्ट है इसकी जुरिडिक्शन में नहीं रह रहा, तो या फिर किसी और स्टेट में रह रहा है। द सम्मन्स में बी सेंट टू द कोर्ट वेयर ही रिसाइड, सच कोर्ट विल सर्व सम्मन ऑन द डिफेंडेंट। तो जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए जो है इस कोर्ट में केस चला रहा है और जो व्यक्ति बी है वो इस दूसरे कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर रह रहा है, तो ये वाला जो कोर्ट है ये सम्मन भेज देगा इस कोर्ट की, जो भी इस जुरिडिक्शन का कोर्ट होगा उसको भेज देगा और फिर वो कोर्ट इसको सम्मन सर्व कर देगा। ये तरीका भी यूज किया जा सकता है। Service of foreign summons may be effected by sending them to the courts in the territories in which the provisions of this code apply and served if they were summons issued by such courts। तो भाई अगर फॉरेन टेरिटरीज में रहा है तो वहां पे उन कोर्ट को भेज दिया जाएगा, वो कोर्ट सर्व कर देंगे अगर वो उस बात को मानते हैं तो। Where the summon is to be served within the presidency town of Bombay, Madras and Calcutta, it may be sent to the court of small causes within whose jurisdiction is to be served। तो अगर ये इन तीन में से किसी प्रेसिडेंसी टाउन्स में रहते हैं तो वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट को भी भेज के सर्व करवाए जा सकते हैं सम्मन्स। Where the defendant resides out of India and has no authorized agent in India to accept service, the summons should be addressed to the defendant at the place where he is residing and sent to him by post, or defendant at the place where courier service or fax message, electronic mail service or by any other appropriate means। भाई इंडिया से बाहर रह रहा है तो उसको थ्रू पोस्ट भेज दो, फैक्स भेज दो, ईमेल के थ्रू भेज दो, तो किसी भी तरीके से उसको आप सम्मन सर्व कर सकते हो। भाई उसका कोई एजेंट ही इंडिया में नहीं है, क्या तरीका रह जाएगा, तो आप उसको कोरियर कर दो, ईमेल कर दो, फैक्स कर दो। Where the defendant resides in a foreign country, the service of summons may be effected through the political agent there or court established there with the authority to serve summon। कि भाई अगर वो वहां रहता है तो आप क्या कर सकते हो, कोई जो पॉलिटिकल एजेंट वहां पे है इंडिया का उसके थ्रू भी वो सम्मन सर्व करवा सकते हो, या फिर कोई कोर्ट जो एस्टेब्लिश हो रखी है उसके थ्रू भी आप सम्मन सर्व करवा सकते हो। Where the defendant is a soldier, sailor or airman, the court shall send the summon for service to his commanding officer। अब वो व्यक्ति कौन है, जो डिफेंडेंट है वो कोई सेलर है, आर्मी के अंदर है या इस तरीके कोई व्यक्ति है, तो जो सब कमांडिंग ऑफिसर होगा उसको वो सम्मन सर्व कर दिए जाएंगे। अब where the defendant is in prison, the service of summon is to be made on the office in charge of the prison। अब अगर वो जेल के अंदर बंद है तो फिर उसको जो भी ऑफिस इन चार्ज ऑफ प्रिजन है उसको भेज दिया जाएगा, वो फिर अपनी बात पूरी वहां पे रख देगा। तो ये बात है। अ कोर्ट में सब्स्टिट्यूट फॉर अ सम्मन्स अ लेटर और रिक्वेस्ट व्हिच मे कंटेन ऑल पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द सम्मन। दिस स्टेप मे बी टेकन बाय द कोर्ट कीपिंग इन व्यू द ऑफिस हेल्ड इन पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द डिफेंडेंट। कि भाई अब अगर कोई पोजीशन हेल्ड की जाती है डिफेंडेंट के द्वारा, कोई वो ऐसा व्यक्ति है, तो वहां पे सम्मन की जगह पे अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो वो क्या भेज सकता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज सकता है, जिसके अंदर वो सारी बातें जैसे सम्मन में बताई गई है वो सारी बातें बता के भेजेगा। तो ये सारी बातें हमारी सम्मन से रिलेटेड। यहाँ पे हमने सभी रूल्स को रीड नहीं किया, लेकिन हमने एक ओवरव्यू लिया ऑर्डर 5 और सेक्शन 27 टू सेक्शन 29। अगर आपको समझ आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे।